विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है प्रबल अम्ल और प्रबलता, यानी कि प्रबल अक्षार की प्रबलता। यानी कोई अम्ल दुर्बल हो सकता है और वो प्रबल हो सकता है, और कोई अम्ल जो है, कोई अक्षार जो है दुर्बल हो सकता है और प्रबल हो सकता है। यानी हम अम्ल अक्षार की आज प्रबलता के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं उदाहरण, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। जबकि एस्टिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल और सल्फोनिक अम्ल जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये तीनों उदाहरण दुर्बल अम्ल के। तो इन तीनों में या इन छः के अंदर क्या ऐसा अंतर होता है जिसकी वजह से इनको प्रबल माना जाता है और इनको दुर्बल माना जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं अम्ल के बारे में। तो हमें पता है कि अम्ल जो होता है वो किसकी वजह से होता है, हाइड्रोजन आयन की वजह से। यानी कि अगर कोई भी पदार्थ जो अगर हाइड्रोजन आयन प्रदान कर रहा है, जैसे कि मैं यहाँ पे उदाहरण लिख रहा हूँ HCl का। HCl अम्ल क्यों है, क्योंकि वह क्या प्रदान करता है, H आयन और हाइड्रोनियम आयन प्रदान कर रहा है। यानी जल के अंदर अगर हम इसको डालता हूँ तो क्या बनता है, इसका हाइड्रोनियम आयन बनता है प्लस क्लोरीन आयन रह जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अम्लीयता किसकी वजह से, इसकी वजह से। यानी जितने ज़्यादा ये होंगे उतना ज़्यादा वो अम्लीय अधिक होगा। यानी अगर हम बात करें अम्लीय, प्रबल या दुर्बल का मतलब अम्लीयता किस में ज़्यादा है, प्रबल अम्ल में अम्लीयता ज़्यादा होती है, दुर्बल में अम्लीयता कम होती है। वो किसकी वजह से होती है, देखिए यहाँ पे HCl हमने डाला, इसमें वाटर में डालते क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, H3O पॉजिटिव, यानी कि हाइड्रोनियम आयन बनते हैं यहाँ पे और क्लोरीन माइनस बनता है। और अम्लीयता किसकी वजह से, इसकी वजह से। अगर ये संख्या में ज़्यादा है, क्या ये संख्या में ज़्यादा है तो अम्ल अधिक होगा, यानी प्रबल अम्ल होगा। अगर ये संख्या में कम है तो क्या होगा, दुर्बल अम्ल होगा। अब संख्या कैसे डिनोट करते हैं, दोनों की बराबर संख्या लेनी है। किसकी संख्या बराबर, किसकी लेनी है, जिसका भी हम तुलना कर रहे हैं ना, उनकी संख्या बराबर लेनी है। जैसे कि HCl के मैंने कितने अणु लिए हैं, मैंने मान लो 100 अणु लेते हैं। तो क्या होता है कि HCl के 100 अणु जो होते हैं वो सारे के सारे टूट करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन बनाते हैं। यानी कि 100 के 100 अणु जो है क्या हो जाते हैं, आयनीकृत हो जाते हैं। यानी HCl के 100 अणु जो आयनीकृत होकर के 100 ही क्या प्रदान करते हैं, H आयन प्रदान करते हैं, हाइड्रोनियम आयन प्रदान करते हैं। लेकिन इनके केस में ऐसा नहीं होता। यानी कि अगर मैं CH3COH का उदाहरण लिखता हूँ यहाँ पे, तो मैं क्या देखता हूँ, इसके 100 अणु है मान लो हमने लिए, ताकि हम अच्छी तरह से कंपैरिजन कर सकें। इसके भी 100 अणु और इसके भी 100 अणु, उसमें से क्या होता है कि इसके जो CH3COH नेगेटिव प्लस हाइड्रोनियम आयन जो बनता है किसके अंदर, जल के अंदर, उसकी संख्या कम होती है। क्या होती है, संख्या उसकी कम होती है। संख्या इसलिए कम, क्यों कम हुई, क्योंकि सारे के सारे जो अणु है वो आयनीकृत नहीं हुए। इनमें से मान लीजिए मैं कहता हूँ कि 10 अणु क्या हुए, आयनीकृत हुए, बाकी 90 शेष रह गए। 90 क्या हुए, शेष रह गए, और 10 अणु क्या हुए, आयनीकृत। अगर ये आयनीकृत कितने हुए, 10 अणु हुए हैं, तो हमें हाइड्रोनियम आयन कितने मिलेंगे, 10 ही मिलेंगे। इसलिए हम क्या देख रहे हैं कि हमने अणु तो बराबर लिए थे, यहाँ भी HCl के 100 अणु लिए थे और एस्टिक अम्ल के भी 100 अणु लिए थे। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से हमें हाइड्रोनियम आयन कितने मिल रहे हैं, 100 ही मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन कितने मिल रहे हैं, हमें 10 मिल रहे हैं। तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पे यह पूर्णतः आयनीकृत होता है, जबकि यह पूर्णतः आयनीकृत नहीं होता है। इसलिए क्या होता है, HCl जो होता है कि प्रबल अम्ल है, जबकि एस्टिक अम्ल क्या होता है कि दुर्बल अम्ल है। यानी हम आयनीकरण के आधार पर इनको बोलते हैं कि वह दुर्बल है या प्रबल है। जिसका आयनीकरण पूर्णतः हो जाता है, जो यानी कि वह अम्ल जो पूर्णतः आयनीकृत हो जाता है वह प्रबल अम्ल होगा, जो पूर्णतः आयनीकृत नहीं होता वह दुर्बल अम्ल होगा। उसी प्रकार अक्षार होते हैं, अक्षार में भी क्या, जो पूर्णतः आयनीकृत हो गया वह अक्षार क्या कहलाएगा, प्रबल अक्षार होगा। जो पूर्णतः आयनीकृत नहीं होता वह अक्षार क्या कहलाएगा, दुर्बल अक्षार कहलाएगा। तो यानी हम परिभाषा कैसे देंगे प्रबल अम्ल की या दुर्बल अम्ल की, तो प्रबल अम्ल की परिभाषा ये होगी कि जो अम्ल पूर्णतः आयनीकृत होकर के हाइड्रोनियम आयन प्रदान करते हैं वह क्या होते हैं, वह प्रबल अम्ल होते हैं। जो अम्ल पूर्णतः आयनीकृत नहीं होते वह दुर्बल अम्ल होते हैं। उसी प्रकार अक्षार होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं अक्षार में, प्रबल अक्षार और प्रबल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रबल अक्षार व प्रबल दुर्बल अक्षार। ये एग्जाम्पल हमारे पास है प्रबल अक्षार की, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये होता है पोटासियम हाइड्रोक्साइड। उसी प्रकार यहाँ पे ये होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, वह प्रबल अक्षार होते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, वह दुर्बल अक्षार होते हैं। तो इस प्रकार हम इनमें अंतर कैसे करेंगे कि सोडियम जो हाइड्रोक्साइड होता है वह पूर्णतः आयनीकृत होकर क्या प्रदान करेगा हमें, अक्षारीयता किसकी वजह से होती है, OH आयन की वजह से। यानी कि ये पूर्णतः आयनीकृत होकर के OH माइनस यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। जबकि अगर हम बात करें अमोनियम हाइड्रोक्साइड की तो ये पूर्णतः आयनीकृत नहीं होता। अब यहाँ पे ये बात ध्यान रखने की है
जैसे हमने उसमें भी किया था जब हम HCl का कंपेरिजन कर रहे थे एस्टिक अम्ल के साथ। जब कोई भी पदार्थ पूर्णतः आयनीकृत होता है तो उसके लिए वन साइडेड एरो का हम प्रयोग करते हैं, यानी कि एक जो एरो है यहाँ पे वो वन साइडेड है, एक तरफ दिशा दिखा रही है। लेकिन अगर कोई दुर्बल अम्ल या दुर्बल अक्षार है उसके लिए हम डबल साइडेड एरो लगाते हैं यहाँ पे, यानी दोनों तरफ अभिक्रिया जो है क्या होता है कि इसमें हमारे पास क्या बनेगा, अमोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन, कि उनमें से कुछ अणु जो है इधर जा रहे हैं, कुछ अणु जो वापस जुड़ करके इधर जा रहे हैं। ये पूर्णतः आयनीकृत नहीं होता, यानी पूर्णतः आयनीकृत नहीं होगा उसके लिए आपको डबल एरो लगानी है। जो पूर्णतः आयनीकृत हो जाती है वह आपको सिंगल एरो लगानी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है पूर्णतः आयनीकृत होकर, यानी कि यहाँ पे 100 अणु मैं लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बनेंगे, हम 100 अणु मिलेंगे हाइड्रोक्साइड आयन के। लेकिन यहाँ पे अगर मैं 100 अणु लेता हूँ अमोनियम हाइड्रोक्साइड के तो यहाँ में 100 से क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एक वीक बेस है, यानी कि दुर्बल अक्षार है, और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो एक प्रबल अक्षार होता है। तो प्रबलता और दुर्बलता किस पर निर्भर करती है, आयनीकरण जो है ना, आयनीकरण पर निर्भर करती है। यानी जो आयनीकृत अधिक होते हैं वो क्या होते हैं, प्रबल होंगे, और जो आयनीकृत कम होते हैं वो क्या होते हैं, दुर्बल होते हैं। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं, अम्ल और अक्षार की प्रबलता होती है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब आती है बात कि प्रबल अम्ल व दुर्बल अम्ल जो होते हैं, क्या उनको हम किसी टेस्ट के द्वारा बता सकते हैं कि कोई अम्ल जो है दुर्बल है या प्रबल है, कोई अक्षार प्रबल है या दुर्बल है। तो हम उस टेस्ट पर जाने से पहले एक बार ये देखते हैं, क्या जल आयनीकृत हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो हमारा आंसर होना चाहिए, अगर हम ऑब्जर्व करते हैं किससे, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन से, यानी कि अगर वो बिजली विद्युत गुजर सकती है तो आयनीकृत हो रहा है, इसका मतलब तो ये है। लेकिन अगर विद्युत नहीं गुजर रही है तो आयनीकृत नहीं हो रहा है। तो यहाँ हम क्या कहते हैं कि शुद्ध पानी क्या होता है, कुछ अलग होता है। तो इस हिसाब से हमारे पास क्या निकल के आता है कि जल जो होता है वो आयनीकृत नहीं होता है। लेकिन जल आयनीकृत होता है, लेकिन उसमें आयनीकरण बहुत ही कम होता है। देखिए H2O जो होता है वह आयनीकृत तो होता है लेकिन बहुत कम, यानी उसके लिए हम कैसे तीर का निशान लगाएंगे, हम डबल साइडेड एरो का, यानी H आयन और OH आयन। और ये H आयन और OH आयन जो इतने कम होते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं कर पाते हैं, यानी कि विद्युत का चालन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ही कम होती है। और संख्या कम क्यों होती है, क्योंकि जल जो है आयनीकृत बहुत ही कम होता है। अब मैं डालता हूँ इसके अंदर, मान लीजिए क्या डाल रहा हूँ मैं, HCl डाल रहा हूँ। क्या डाल रहा हूँ, HCl। तो क्या HCl क्या होता है, जल के अंदर क्या करता है, HCl जल के अंदर आयनीकृत हो जाता है, तो हमें क्या मिलता है, H आयन प्लस Cl आयन। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, H आयन जो है किसकी वजह से मिला, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वजह से, और यहाँ पे किससे मिला, हमें जल की वजह से। तो यहाँ पे चलो ये क्या हमें पता लगा कि ये जो विलीन होता है वो क्या अम्लीय विलीन है, इसलिए इसमें H आयन होते हैं। क्या अक्षारीय विलयन में भी H आयन होते हैं या नहीं होते, देखिए NaOH डालता हूँ यहाँ पे, NaOH प्लस जल, तो क्या होगा, H आयन होंगे किसके, जल की वजह से, OH आयन किसकी वजह से, NaOH ये H जल की वजह से। फिर उसके बाद Na आयन किसकी वजह से, सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से, और OH आयन किसकी वजह से, हाइड्रोक्साइड की वजह से। अब क्या देख रहे हैं हम, ये जो हमारा अक्षार का विलयन था उसमें भी क्या हमारे पास H आयन आ रहे हैं। चलो यहाँ पे तो ठीक है, हम मान रहे हैं कि अम्लीय था, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहे हैं, H आयन इसमें भी आ रहे हैं, तो क्या ये अम्लीय हो जाता है, नहीं। अम्लीयता कैसे देखी जाती है कि हाइड्रोक्साइड आयन कितने हैं और हाइड्रोनियम आयन कितने हैं। तो हम क्या देखते हैं कि हाइड्रोक्साइड इसमें कितने हैं, 1 और 2 आयन यहाँ पे हाइड्रोक्साइड के हैं, जबकि 1 आयन किसका है, हाइड्रोजन का है। तो हम इनके कंपैरिजन से देखते हैं कि कोई जो विलयन है वो अक्षारीय होगा या अम्लीय होगा। अगर H आयन की संख्या ज़्यादा होती है किससे, OH आयन की से, तो क्या होगा, वो अम्लीय होगा। अगर H आयन की संख्या कम है किससे, OH से, तो क्या होगा, वो अक्षारीय होगा। और H आयन की संख्या बराबर है किसके, OH के,
तब क्या होगा, वो ना ही अम्लीय ना ही क्षारीय, तो वो क्या होते हैं, उदासीन। ऐसे पदार्थ जो ना तो अम्लीय होते हैं ना क्षारीय, उनको क्या बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं। देखिए जैसे इसमें देखा हमने HCl जो था उसमें पानी डाला हमने, उसमें भी क्या है, OH है। अम्लीय विलयन के अंदर भी क्या है, OH है, लेकिन इनकी संख्या क्या है, कम है। यहाँ पे H आयन संख्या ज़्यादा है, OH आयन की संख्या क्या है, कम है। तो हम कंपैरिजन करते हैं कि अम्लीय, अक्षारीय और उदासीन। तो हम क्या देख रहे हैं, अगर मैं इन सब की कंपैरिजन कर लेता हूँ H के साथ ही, जिसमें H आयन की सांद्रता कम, वह क्या होगा, अक्षारीय, और जिसमें H आयन की सांद्रता अधिक वह क्या हो गया, अम्लीय, और जिसमें बराबर वह क्या हो गया, उदासीन। तो H आयन की संख्या के आधार पे क्या बनाया गया, कि pH स्केल बनाया गया। क्या बनाया गया, pH स्केल, यानी एक स्केल बनाया गया जिसमें क्या चेक किया जाता है, उसमें चेक किया जाता है कि हाइड्रोजन आयन की संख्या कितनी है या हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है। उसके आधार पे हम बताते हैं कि वह अम्लीय हुआ, अक्षारीय हुआ, यानी उस स्केल का नाम होता है pH स्केल। pH स्केल, यानी कि हम P को छोटा लिखते हैं, H को बड़ा, और यहाँ पे P का मतलब होता है पोटेंस। क्या होता है इसका मतलब, पोटेंस, और ये पोटेंस जो होता है, और इसका मीनिंग होता है पावर। इसका जो इंग्लिश मीनिंग होता है वो पावर होता है। तो पोटेंस का अर्थ होता है पावर, तो यहाँ पे pH का अर्थ होता है, pH का पावर ऑफ H, यानी कि H आयन की शक्ति। तो H आयन की शक्ति द्वारा हम देखते हैं कि उसकी pH कितनी होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना आपको, जो pH होती है वह होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, H आयन की सांद्रता की। H आयन की जो सांद्रता होती है pH उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि जितने H आयन की सांद्रता अधिक होगी pH उतनी कम होगी। व्युत्क्रमानुपाती जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि अगर H आयन की सांद्रता अधिक है तो pH का मान क्या होगा, कम होगा, और H आयन की संख्या अगर कम है तो pH मान का क्या होगा, अधिक होगा। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, ये pH जो है इसकी वैल्यू जो है बताई गई, कितनी बताई गई, वो 1990 में 1990 में आया ये pH स्केल, और इसमें साइंटिस्ट था सोरेनसन, और उसने pH स्केल में बताया 0 से लेकर के 14 तक। pH स्केल क्या था, 0 से 14 तक, यानी pH जो वैल्यू होती है किसी विलयन की वह कहाँ से कहाँ हो सकती है, 0 से लेकर के 14 तक हो सकती है। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, pH H आयन की सांद्रता, अगर H आयन की सांद्रता अधिक किस में होती है, अम्ल में, तो pH क्या मिलेगी, कम मिलेगी। यानी कि यहाँ पे इसका जो मिड बिंदु है कहाँ पे आएगा, 7 पे आएगा। अगर 7 से कम है तो वह क्या होगा, अम्लीय, और 7 से अगर ज़्यादा H आयन की संख्या pH का मान तो वह क्या होगा, अक्षारीय। और अगर 7 है तो वो क्या होगा, उदासीन। इसका मतलब क्या है, H आयन की संख्या मतलब अम्लीय अधिक है तो pH क्या होगी, यानी ये अगर ये बढ़ गया तो ये pH क्या होगा, कम होगा। तो pH की वैल्यू जो है कम होगी, यानी 0 से लेकर 7 तक होगी। अब यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास 2 विलयन ऐसे हैं जिनकी pH जो है वो 7 से कम ही है। तो यानी कि अगर हम बात करें, एक का मान pH का मान एक विलयन का 1 है, और दूसरे pH का जो दूसरा विलयन उसका pH मान 2 है, इन दोनों में से कौन सा प्रबल अम्ल होगा। तो अम्लीयता किसकी वजह से होती है, H आयन की वजह से। तो हम क्या देखते हैं कि जिसमें H आयन अधिक है उसका pH मान क्या होगा, कम होगा। इसलिए प्रबल अम्ल की pH जो होती है कम होती है, दुर्बल अम्ल की pH क्या होती है, अधिक होती है। यानी कि अगर आपको कंपैरिजन हो जाए, करना पड़ जाए कि 2 अम्ल आपके पास, एक की pH कम है, एक की pH ज़्यादा है, तो जिसकी pH ज़्यादा होगी वह दुर्बल होगा, जो pH जिसकी कम होगी वह क्या होगा, प्रबल होगा। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं, pH की बात करें तो यहाँ पे क्षार जो होते हैं उसकी pH
क्या होती है 7 से ज़्यादा 14 तक हो सकती है। 7 वाला क्या होता है उदासीन होता है, और 7 से कम अगर है पीएच तो वह क्या होगा अम्लीय होगा। तो अगर मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन आता है कि विलियन 1 है यहाँ पे और उसकी पीएच जो है 5 है, और विलियन 2 है उसकी है 3, विलियन 3 उसकी पीएच 8 और विलियन 4 उसकी पीएच है 12। तो पहले इसमें ये छांटना कि हमें अम्लीय कौन सा है, दूसरा ये छांटना हमें कि अक्षारीय कौन सा है। तो अम्लीय सॉल्यूशन बताइए कौन से हुए। जिसकी पीएच 7 से कम वो क्या होते हैं अम्ल होते हैं। 7 से कम किसकी है 3 और 5, यानी पहला और दूसरा अम्लीय हैं। अक्षारीय की जब बात करें और तो तीसरा और चौथा क्या है अक्षारीय है। अब मान लीजिए इनसे पूछा जाए प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल पूछा जाए, और मान लीजिए प्रबल अक्षार व दुर्बल अक्षार पूछा जाए, तो क्या होगा। देखिए अम्ल में हमें क्या देखना है, जिसकी पीएच कम होगी वो उतना ही प्रबल होगा। तो यहाँ पे पीएच जो है किसकी दूसरे विलियन की पीएच कम है, यानी ये प्रबल जो है विलियन 3 जो होता है, विलियन 3 क्या होगा प्रबल होगा, और विलियन 1 जो वो दुर्बल होगा। और अक्षार केस में इसका उल्टा है, जितना पीएच अधिक होगी अक्षार ये उतना अधिक होगा। यानी प्रबल अक्षार यहाँ पे बात करें तो विलियन 4 जो वो क्या होगा प्रबल अक्षार होगा, और दुर्बल अक्षार क्या होगा विलियन 3 जो वो दुर्बल होगा। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि हम अगर हमें कंपैरिजन करना आ जाता है, किस तरह से हम कंपैरिजन करें प्रबल व दुर्बल के अंदर, तो हमें उसका पीएच देखना है। अगर अम्लीय है तो पीएच जितनी कम होगी उतना ही प्रबल होगा, अगर अक्षारीय है तो जितना पीएच अधिक होगी उतना ही अक्षारीय अधिक होगा। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया अम्ल अक्षार की प्रबलता के बारे में। अभी मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूँ, अपने जो दैनिक जीवन के कुछ उदाहरण हैं उनसे उनकी पीएच वैल्यू के बारे में लिख रहा हूँ, जो आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो आप इनको कॉपी में नोट कर सकते हैं। जैसे कि HCl जो अम्लीय होता है 0, अगर वो सांद्र है तो 0, तनु के लिए डाइल्यूट होने पर क्या होगा 1 होगा। जठरस जो नहीं अपने अमाशय से निकलता है उसमें 1.2, उसमें नमक कम मिल होता है। नींबू जैसे कि अम्लीय है तो 2.5, सिरका जो होता है उसका 4, टमाटर का जो रस होता है उसमें ऑक्जेलिक अम्ल होता है उसका 4.1, दूध जो होता है उसका 6.5, और जल का जो होता है वो 7 होता है। यहाँ पे रक्त जो होता है उसका 7.4, जो पेस्ट हम यूज करते हैं टूथपेस्ट जो यूज करते हैं उसका 8, बेकिंग सोडा का 8.5, बेकिंग सोडा जो होता है 9.0, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जो 10.5, अमोनिया 11.6, हाइड्रोक्साइड जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है अगर वो तनु है तो वह क्या हुआ 13, अगर वो सांद्र है तो वो उसकी पीएच होगी 14। तो इस तरह से आप नोट कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए।